मैं नाजिया इलाही को कहना चाहता हूँ कि तू जितनी भी अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लेना, हाँ आप पे जट इंशाल्लाह अज़्ज़वजल तेरा को ठिकाने लगाएगा इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। तू बचेगी नहीं। तू क्या समझती है, तू जितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा लेगी तू बच जाएगी? तूने सलीम वास्तिक से इबरत हासिल नहीं की? स्वागत है इनविफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगला नंबर नाजिया इलाही खान का है। सलीम वास्तिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब टारगेट नाजिया इलाही खान को बनाया जा रहा है और लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके आप जाकर देख सकते हैं किस तरीके से रोज वीडियो बनाकर उन्हें मार देने, काट देने, सर तन से जुदा कर देने की धमकी दी जा रही है। और ये धमकी महज और महज भारत में ही बैठे कुछ कट्टरपंथी नहीं दे रहे हैं, बल्कि पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान से भी धमकियां आ रही हैं। मेरे साथ इस वक्त नाजिया इलाही खान हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके के थ्रेट मिल रहे हैं और किस तरीके से धमकियां उनको लगातार दी जा रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर हर महादेव। सलीम वास्तिक पे जब कुछ हमले हुए, जिंदगी और मौत से जंग वो लड़ रहे हैं, हमने बात की थी यहीं पर, लेकिन उसी वक्त ये एक अंदेशा था कि अगला नंबर नाजिया इलाही खान का। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। किस तरीके की धमकियां आ रही हैं आपको? नहीं, मेरा जहाँ तक प्रेडिक्शन है और मेरा अनुमान है, पहला नंबर मेरा ही था। लेकिन मालवीय नगर में जिस घर में मैं रहती थी, वहाँ के जो ओनर है वो एक दिन मेरे पास आए, सुशील चौहान, और उन्होंने कहा कि उनको एक फ़ोन आया है और अब वो मुझे अपने घर में रहने नहीं दे सकते हैं रेंटेड फ्लैट पे। आप घर इमीडिएट खाली कीजिए और जिसने फ़ोन किया है आपको ख़त्म करने का, उसने कहा है कि अगर वो नहीं निकली तुम्हारे घर से तो फिर बताएंगे। और सुशील चौहान ने मुझे ये भी कहा था कि जब आप निकल रही होंगी, मेरा घर खाली कर रही होंगी, तो फिर उस वक्त मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जिसने कॉल करके बोला है उसको वो वीडियो भेजना है मुझे। मैं उनसे पूछती रह गई कि वो लोग कौन है, ताकि मैं कानूनी कार्रवाई कर सकूं, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर सकूं। उन्होंने मुझे, सुशील चौहान ने मुझे उसका नाम नहीं बताया। तो मैं वहाँ से, मुझे लगा कि शायद मेरे ऊपर मौत मंडरा रही है, और विद इन 10 डेज मैंने वो घर खाली किया। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये मामला आईएसआई और लश्कर तैयबा को कैसे पता चला। अच्छा, वहां से धमकियां आ रही हैं? जी, आबिद जट, उसके बाद फिर शहजाद भट्टी, अजमल गुज्जर, they all are associate with लश्कर तैयबा एंड आईएसआई। आबिद जट को जब आप गूगल में सर्च करते हैं तो अभी लॉरेंट बिश्नोई के वकील के ऊपर जो हमला हुआ था दिल्ली कनॉट प्लेस में, उसी ने करवाया था। इवन वो अपने इतिहास खुद भेजता है मुझे, और एवरी टाइम वो एक नया नंबर यूज करता है। अपनी वीडियोस धमकी मुझे भेज देता है और उसके बाद फिर वो नंबर, मैं क्या ब्लॉक करूंगी, वही वो नंबर गायब कर देता है। मैं अभी जिस अपार्टमेंट में रह रही हूँ, उस अपार्टमेंट के लिफ्ट की तस्वीर मेरे पास आई है, मेरी गाड़ी की तस्वीर मेरे पास आई है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, मेरा एक्चुअली में मेरा मूवमेंट बहुत कम है। मेरा मूवमेंट तो मतलब नॉर्मल घूमने का नहीं है, मेरा मूवमेंट बहुत रेयर है, आइदर कोर्ट नॉर किसी भवन, और मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या स्टूडियो ही ज़्यादा जाती हूँ, नॉर मैं चैम्बर में बैठी रहती हूँ। मुझे कभी किसी ने नहीं देखा होगा कि मैं सीपी में घूम रही हूँ, या किसी मार्केट में घूम रही हूँ, या किसी मॉल में घूम रही हूँ, या किसी रेस्टोरेंट में बैठी हुई हूँ। ये मेरा नेचर बचपन से ही नहीं रहा है। मैं थोड़ा रिजर्व रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। पुलिस सिक्योरिटी बढ़ा रही है, सीआईएसएफ तुझे देख रहा है, इंटेलिजेंस तुझे देख रहा है। ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से पता चल रही हैं? मेरे घर में कितने बजे सर्वेंट आते हैं, कितने बजे ड्राइवर आते हैं, ये उनको कहाँ से पता चल रहा है? मैं मूव कहाँ कहाँ कर रही हूँ, मेरी गाड़ी कितने बजे निकलती है। अच्छा, ये भी उनको तकलीफ है कि मेरी गाड़ी कभी भी, मतलब एवरी डे एक ही टाइम पे नहीं निकलती है। दे नोज वेरी वेल कि कभी मैं सुबह 6 बजे निकल जाती हूँ और कभी मैं शाम में 5 बजे निकलती हूँ। दे नोज वेरी वेल अबाउट इट। तो इट्स नॉट नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे एक एक मूवमेंट को पाकिस्तान से मुझे भेजा जा रहा है, अब पाकिस्तान से आबिद जट आकर के तो नहीं देख रहा है। तो आपको लग रहा है कि यहीं पर बैठे कुछ लोग आपकी हाँ, रेकी कर रहे हैं? डेफिनेटली यहीं पर बैठे कुछ लोग हैं, जैसे सलीम वास्तिक भाई को काटने वाला यहीं का था,
और वो रेकी किया और रेकी करके एक दिन घुस गया और घुस करके काट करके निकल गया। उसी तरीके से भारत का ही कुछ मुसलमान है जो इन सारी चीज़ों को मेरे आसपास घूम रहा है, फिर रहा है। कुछ वेस्ट बंगाल के लोग हैं जो शदीद मुझसे नफरत करते हैं फॉर नो रीज़न। जैसे आपको पता है कि एक संदीप अग्रवाल बोल करके है जो 2019 से मेरे पीछे पड़ा हुआ है फॉर नो रीज़न। उसको ऐसा लगा कि मैंने उसका 4.5 लाख रुपए लिया है, उसने कोर्ट में केस किया, मुझे अरेस्ट किया गया, मुझे बेल मिला लोअर कोर्ट से, विद ग्राउंड मुझे बेल मिला है। उसके बाद फिर इतना अग्रेशन किस बात का है? उसके बाद फिर इतना गुस्सा और इतना इतना टेम्परामेंट किस बात का है? जैसे मौलाना साजिद रशीदी, उनसे मतलब मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये पूरा भारत जानता है कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक डिबेट के माध्यम में डिफरेंट विचारधारा हो सकती है, लेकिन मेरे पर्सनल चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से वो आपके चैनल में भी बैठे, आज तक वो अपने दिल में एक वेंडेटा रखे हुए हैं। आज भी मौलाना साजिद रशीदी मेरे लिए मेरे पर्सनल पिक्चर्स को दूसरे दूसरे साधु और संतों को भेजते रहते हैं, मेरे खिलाफ न्यूज़ और मीडिया को वो बहकाते और भड़काते रहते हैं। तो ये रिवेंज भी थोड़ा नॉर्मल तो मुझे नहीं दिखता है, नॉर्मल नहीं दिखता है। एक होता है कि चलो डिबेट में एक विचारधारा का डिफरेंसेस है, लेकिन जब आप इतना खुलकर बोलेंगे इस्लाम पर, इस तरीके की टिप्पणियां करेंगी, तब फिर तो ये लाजमी है कि उस समुदाय के लोग आहत नहीं रोहित जी, मैं कहती हूँ कि इस्लाम के हिसाब से वो ठीक है, हों। कुरान के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कन्हैया का गला रेता, उन्होंने कमलेश को मारा, उन्होंने रामगोपाल मिश्रा को मारा, उन्होंने सलीम वास्तिक को मारा, अनकाउंटेबल। उन्होंने नुपुर शर्मा को मारने की कोशिश की, वो हाउस अरेस्ट हो गई, वो मौन व्रत में चली गई। एंड दिस इज फैक्ट कि अगर इस देश में मोदी जी की सरकार नहीं होती और गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं होते तो नुपुर शर्मा की बोटियां हमें मिलती। दिस इज फैक्ट, ये फैक्ट है। अगर आरएसएस नहीं होता तो मैं कब का कट चुकी होती, ये भी फैक्ट है। और जो मुस्लिम कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि कुरान उनको इस बात की इजाजत देता है कि काफिर और मुर्तद जो इस्लाम को क्रिटिसाइज करता है, जो कुरान को क्रिटिसाइज करता है, इनको जीने का कोई हक नहीं है। मैं कह रही हूं कि पाकिस्तान के जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे खिलाफ कर रहे हैं और उनके साथ जुड़ करके भारत के मुसलमान जो मेरे खिलाफ कर रहे हैं, या कल को मुझे काट देते हैं या कल को मुझे मार देते हैं, तो इस्लाम के हिसाब से वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अपने आप को बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्योर इस्लामिस्ट साबित कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में रह रही हूं। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसे ऐसे रेडिकल इस्लामिस्ट के पास है जो जाकिर नायक को बुलवा लेते हैं, जो बहुत रेडिकल बातें मंच पर खड़े होकर के बोल देते हैं, जो लोकतंत्र के मंदिर में एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज मुस्लिम बेटियों के लिए बोलते हैं, असदुद्दीन अवैसी, जो ऐसे ऐसे आतंकियों का समर्थन करते हैं, जो बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देते हैं, उनको ये क्यों नहीं याद आ रहा है कि भारत जो है वो कोई शरिया कंट्री नहीं है, ये कोई कुरानिक और इस्लामिक कंट्री नहीं है। अगर उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मेरा भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मुझे एक बात बताएं, मनुस्मृति बैन हुई, कितने हिंदू ने कितने हिंदू का गला काटा? उसके बाद फिर आपके यहां सती प्रथा खत्म हुआ तो कितने हिंदू ने कितने हिंदू का गला काटा? चाइल्ड मैरिज आपके यहाँ खत्म हुआ, कितने हिंदू ने कितने हिंदू का गला काटा? विधवाओं की शादी स्टार्ट हुई, कितने हिंदू ने कितने हिंदू का गला काटा? बच्चियों की शिक्षा स्टार्ट हुई, कितने हिंदुओं ने कितने हिंदुओं का गला काटा? आपने रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया। क्रिश्चियनिटी में जब हम जाते हैं, हालांकि कन्वर्शन क्रिश्चियनिटी भी करवा रहा है, क्योंकि वो किताब भी अल्लाह सुभान ने ही लिखी है, बाइबल, तो क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे रिफॉर्मेशन आए। उसके बाद सिख में आ गया, मोना पंजाबी आ गया, जिसमें हमारा टर्बन जो है वो लोगों ने हटा दिया। तो बहुत सारे रिलीजन में बहुत सारे रिफॉर्मेशन आए, पर कोई गला नहीं कटा है। पर इस्लाम आज भी अगर 1450 साल को लेकर के चलना चाह रहा है और भारत जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में अगर वो सर तन से जुदा करके वो अपने आप को शरई बताना चाह रहा है, प्योर कुरानिक बताना चाह रहा है, तो क्या ये चलता रहेगा भारत में? क्या हम डरते रहेंगे भारत में?
लेकिन जब आपने कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन और उसके लोग उनके साथ मिलकर भारत के कुछ मुसलमान ये साजिश आपके खिलाफ या देश के खिलाफ रच रहे हैं, भारत के मुसलमान उनका सहयोग क्यों करेगा? क्यों किया था सलीम वास्तिक को काट करके पाकिस्तानियों का सहयोग? हम्म, क्यों किया था यासीन मलिक ने पाकिस्तानियों का सहयोग? क्यों किया था बुरहान वानी ने? क्यों किया था अफजल गुरु ने? क्यों किया शर्जील इमाम ने? बताइए ना मुझे। या अभी जो एनआईए टीम पकड़ रही है, अभी जो मेरठ से लोग पकड़ाए हैं, अभी जो महाराष्ट्र से लोग पकड़ाए हैं, अभी जो बोरीवली और डोंगरी से लोग पकड़ाए हैं, अभी जो केरला में पीएफआई के लोग काम कर रहे हैं, ये लोग क्यों पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं? एवरी डे मुझे एक ऐसा दिन बताइए जिस दिन एनआईए और एटीएस जो है वो उत्तर प्रदेश से या बंगाल से वो ऐसे लोगों को अरेस्ट ना कर रही हो जो भारत की सुरक्षा का ताना बाना बिगाड़ने वाली है। अभी ना यूक्रेन के लोग पकड़ाए हैं जिसमें एक पश्चिम बंगाल से भी अरेस्ट हुआ है। तो वो लोग प्रॉक्सी वॉर ही तो कर रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो महंगा होता है, और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में हमारा सीज फायर का एक चीजें होती हैं जो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे तय कर दिया जाता है। लेकिन प्रॉक्सी वॉर जो क्रिएट किया जाता है उसमें क्या होता है कि दूसरे जो देश, जो भारत के दुश्मन देश है, वो अपना काम भी कर लेते हैं और वो यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म तक भी नहीं जाता है। तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से प्रॉक्सी वॉर जो होता है, प्रॉक्सी जो वॉर का क्रिएशन होता है, वो तो आज से नहीं, एक जमाने से हो रहा है हमारे भारत में। इंटेलिजेंस ने अभी तक इस मुद्दे पे आपको क्या कुछ बताया है जो बताने लायक हो मंच पर? मुझे लगता है कि मैं इसको शेयर ना करूं, क्योंकि बहुत ही भयानक बताया गया है, बहुत ही सेंसिटिव बताया गया है, और बहुत सारे बाउंडेशंस में मैं हूं। राइट नाउ मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, और नॉर्मल मैं सरवाइव भी नहीं कर पा रही हूं, लेकिन आई रियली वांट टू लिव। लेकिन मार दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रेप वेप मत करना, बिकॉज मुसलमानों को रेप करने की बहुत बुरी आदत है। जैसा उनको फील हो रहा है पुनीत वशिष्ठ के कहने पर कि मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं सर्जरी से अपने आप को यंग रखी हुई हूँ, मैं बहुत मर्दों के साथ सो चुकी हूँ, तो वो इसी बात पर स्टक रहे और मेरे जैसी 70 साल की बुढ़िया को वो रेप ना करें। वो पुनीत वशिष्ठ के इस बात पर बिल्कुल स्टक रहे। आपका जो आखिरी अफेयर था पुनीत वशिष्ठ के साथ, उसके बाद ही ये चीजें ज्यादा हो रही हैं? कुछ एग्जैक्टली कुछ लिंकअप हो और रहा है? मेरा जो नंबर पाकिस्तान तक पहुंचा है वो पुनीत वशिष्ठ के वजह से ही पहुंचा है, क्योंकि उसने अपने फेसबुक पर मेरा लीगल लेटर हेड उसने पोस्ट किया हुआ है, जो आज भी पोस्ट है। लीगल लेटर हेड में मेरा पर्सनल नंबर था, मेरा ईमेल आईडी था, मेरे पहले वाले चैम्बर का एड्रेस था, सारी चीज़ें थी। नाज़िया इलाही खान को भी नुपुर शर्मा बनाने की कोशिश? ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। और जो सिनेरियो 19 मार्च से मेरे सामने है वो यही है कि मैं 19 मार्च से लेकर के आज हो गया 25 मार्च, आज मैंने अपना मुंह खोला है। आज 19 मार्च के बाद आज 25 मार्च कंटिन्यूअसली मुझे डिबेट पे बैठने के लिए बोला जा रहा है, कंटिन्यूअसली मुझे स्टूडियो आने के लिए बोला जा रहा है। जो मेरे रोस्टर्स होते हैं, जो मेरी शेड्यूल होती है, उन चीज़ों के लिए कंटिन्यूअसली मुझे कॉल किया जा रहा है। पर मेरे कॉल को अगर चेक किया जाएगा तो मुझे लगता है कि दिन भर में 1 या 2 कॉल मैं रिसीव करती हूँ, इसके अलावा कोई कॉल मैं रिसीव नहीं करती। कि हमें भी संपर्क करने में थोड़ा मुश्किल आई। बहुत मुश्किल आई होगी। आई होप कि आप अपना ख्याल रखें। और रोहित जी, अभी जो सिचुएशन है, आई एम टोटली डिपेंड ऑन पुलिस। और मैं भी अब ये बात ज़रूर कहूँगी कि ये देश मोदी का है, ये देश अमित शाह जी का है। शायद इसलिए अब तक मैं ज़िंदा हूँ। इस देश में अगर कांग्रेस की सरकार होती अभी भी तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होती। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसे राष्ट्रभक्तों को मर जाना कांग्रेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता। हम एक नई ऊर्जा लाते हैं, हम एक नया रिफॉर्मेशन लेकर आते हैं, हम इस देश के जेनजी और इस देश के मिलेनिया को हम उत्साहित करते हैं देश के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए।
हम वो आवाज़ हैं जो इस्लाम में भी कुरीतियों को खुल करके बोलते हैं, इस्लाम के रिफॉर्मेशन के बारे में भी खुल करके बोलते हैं। आपके ही पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि अप्रैल में मेरा एक पिटिशन फाइल हो रहा है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, जिसमें मेरा प्रेयर है कि कुरान से कुफ्र और काफिर का वर्ड हटाया जाए, क्योंकि दीज टू वर्ड आर वेरी obnoxious एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। ये दोनों शब्द का मतलब क्या है? कुफ्र जो आप बुत परस्ती करते हैं, काफिर बुत परस्त करने वाला, बुत परस्ती करने वाला, और वो काफिर अप्रोप्रिएट हो जाता है जो मुसलमानों के दावत इस्लाम के बावजूद भी कन्विंस होकर के इस्लाम को कबूल नहीं करता है। तो कुफ्र तो यहाँ के 120 करोड़ लोग कर रहे हैं। यही सब वजह तो मैं कह रहा हूँ कि हैं जो आपको इतनी धमकियां मिल रही हैं। हाँ, वजह तो है। मैं फिर से कह रही हूँ कि उनके पास बिल्कुल सही वजह है इस्लाम के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू अल कुरान रिसाइटेशन, उनके पास अप्रोप्रिएट वजह है मुझे काटने के लिए, क्योंकि कुरान इस बात की उनको इजाजत दे रहा है कि जो कोई भी कुरान को क्रिटिसाइज करेगा, जो कोई भी कुरान को रिफॉर्म करने की कोशिश करेगा, जो कोई भी मुसलमानों को अक्ल की तरफ लेकर जाएगा नकल से हटा करके, तो उसको मर जाना चाहिए। वो बिल्कुल सही जगह पर है, लेकिन मैं स्टक हूं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री पे हूं। मैं अगर शरिया और इस्लामिक कंट्री में होती तो मैं ऐसी बातें ही नहीं करती। बिल्कुल, कोई वजह ही नहीं होती तो ऐसी मौका बात ही ना मिलता। हाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद Thank you. करेंगे और प्रार्थना भी आपकी लंबी उम्र के लिए कि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें और जो भी बला अभी हाल फिलहाल में आ रही है वो टले। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।